हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ग्लोकल आईटी यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी एससीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो लगा हुआ है 27 और 28 तारीख को। और हमने एक क्लास अभी आपकी ले चुके हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है और ये क्लास बेसिकली इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो इस क्लास को ज़रूर देख के करना। ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो आज की हमारी क्लास का पहला सवाल ये है कि टू बी इन अ जॉब और वर्क्स। अगर आप किसी काम में या किसी नौकरी में हैं, अगर आप किसी काम या नौकरी में हैं तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? बेसिकली उसको कहेंगे हम रोजगार। क्या कहेंगे? रोजगार। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है? रोजगार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। यानी जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे में व्यक्ति के का हिस्सा होती है। तो किसका होती है? यानी जन्म तिथि, स्थायी पता, ये सब रिज्यूमे में क्या होती है? कैरियर ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर व्यक्तिगत, यहाँ पे व्यक्तिगत है, पर्सनल डिटेल है, या फिर उपलब्धियां हैं, या फिर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। तो ये होता है हमारे पास पर्सनल डिटेल। क्या होती है? पर्सनल डिटेल। कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अचीवमेंट्स क्या होगा? और क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है, आप सब फैमिलियर है क्वालिफिकेशन से। जैसे क्वालिफिकेशन आप लिखते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन। तो ये सब क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्वालिफिकेशंस है। अचीवमेंट्स का मतलब है उपलब्धियां, कि आपने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त किया है। आपने कोई अवार्ड जीता है, इसमें अवार्ड हो सकता है। ठीक है, कोई अवार्ड जीता है, या फिर कंपनी ने आपको कोई प्रमोशन दिया है, वो सब क्या है? आपका प्रमोशन हो सकता है इसमें। ठीक है, ये सब क्या आपकी अचीवमेंट्स है। कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? कैरियर के उद्देश्य क्या होंगे? आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो, वो सब क्या है आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस सवाल का राइट आंसर क्या था? पर्सनल डिटेल होगा। और जो हमारे पास रिज्यूमे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरिकुलम वाइटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरिकुलम वाइटा। आगे चलेंगे, आगे साइड क्वेश्चन भी होगा। चलिए देखते हैं। सवाल बोल रहा है कि अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। मतलब एक है विकसित मानसिकता का व्यक्ति है जो नई नई चीजों को इनोवेट कर सकता है, नई नई चीजों को सोच सकता है। ठीक है, वो हमेशा किस चीज के लिए तैयार रहेगा? क्या वो हमेशा रिलैक्स रहना पसंद करेगा, आराम करने में, या ग्रो चेंज और लर्न, यानी क्या करेगा? वो ग्रो करेगा किसी चीज को, चेंज बदलने का कुछ कोशिश करेगा, और लर्न सीखने का कुछ कोशिश करेगा, या चुप रहने में, या अमीर बनने में। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि वो विकसित मानसिकता व्यक्ति है तो वो कुछ ग्रो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ नया चेंज करने की कोशिश करेगा और कुछ नई नई चीजें सीखने की कोशिश करेगा। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ग्रो चेंज एंड लर्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर। इनमें से जो नौकरियां 5 साल पुरानी हो गई है, 5 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है, तो वो कौन सी होगी? ऑप्शन है एसटीडी बूथ है, ओला है, उबर है, या फिर स्विगी है। देखो स्विगी तो अभी चल रहा है, खाना जो है हमारा अगर हमें ऑर्डर करना है, ठीक है, वो किससे करेंगे? स्विगी से करेंगे। उबर भी चल रही है अभी गाड़ियां। ठीक है, जो हमारी ओला है वो भी चल रही है। और एसटीडी बूथ आप सभी ने देखा होगा, पहले एसटीडी बूथ आते थे, तो एसटीडी बूथ जैसे पीसीओ वगैरह वो सब अब बंद हो चुके हैं। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा? एसटीडी। क्या होगा? एसटीडी इस सवाल का राइट आंसर होगा। 5 साल वाले क्या है नौकरियां जो पिछले 5 सालों में पुरानी हो गई वो कौन सी है? एसटीडी बूथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज एथिक्स? ठीक है, तो बताइए आप क्या होगा सवाल का राइट आंसर? एथिक्स किसे बोलेंगे? मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है,
ये ऑप्शन हो सकता है, या एक शहर का नाम हो सकता है एथिक्स, रोजगार कौशल एथिक्स, या समाज से संबंधित नहीं है। एथिक्स का मतलब क्या है कि मानव आचरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोई कोई बोलता है ना कि मेरी कुछ एथिक्स है, ठीक है, मेरे क्या है, कुछ एथिक्स है, कुछ रूल्स है, ठीक है। तो एथिक्स क्या है? मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज क्या है? कोई बोलता है कि मेरी कुछ वैल्यू है, या किसी किसी व्यक्ति की कोई वैल्यू है, तो वैल्यू का मतलब क्या है? मान क्या है? मान समय का पाबंद नहीं है, ये वैल्यू है, कभी हो सकती है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वैल्यूज ये नहीं हो सकता। समय का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। वैल्यूज अगर आपको अपनी बनानी है तो समय का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। मोटिवेट अवर एटीट्यूड एंड एक्शन, प्रेरित, ठीक है। एक्शंस मतलब हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, यही हमारा क्या है? एथिक्स है। यही क्या है? हमारा एथिक्स है। एथिक्स महंगा होता है? महंगा ही, सस्ता तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। ऑल हैव द सेम वैल्यूज, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो जो वैल्यूज जो होते हैं, वैल्यूज क्या करते हैं? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसको वैल्यू कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है इस सवाल में है कि इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है। तो इस सवाल का आंसर है सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे गलती लिखा गया है, क्या होगा यहाँ पे? पाठ्यक्रम, ठीक है। मॉड्यूल, मापांक, द परमिएबल और इकाई। तो हमें पता है कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में कौन बताता है हमें? प्रस्तावना। क्या बताता है हमें? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यानी द प्रेमेबल, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये सब बातें लिखी हुई है किसमें? प्रेमेबल में। तो सवाल का राइट आंसर था प्रेमेबल। अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, यानी इसमें से कुछ गलत है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक गलत ऑप्शन है, तो आपको चुनना है, ठीक है। वो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा सवाल का आंसर। आपको पता है कि जो पोल्यूशन होता है हमारे पास, जो पोल्यूशन होता है वो हमारे पास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारे पास वाटर पोल्यूशन, ठीक है। एक होता है हमारे पास साउंड पोल्यूशन, और एक होता है हमारे पास एयर पोल्यूशन। कौन सा होता है? एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, कोई भी कूड़ा कचरा शुद्ध पानी में डाल दोगे, आराम से पी लोगे, ठीक है, वो वाटर पोल्यूशन होगा। या आप ऐसे है कारखानों से जो निकलने वाला जो पानी है, कूड़ा कचरा है, वो सही जो अच्छा पानी होता है उसमें मिल जाता है, कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। तो वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर अगर हम पी लेंगे तो उससे हमें बहुत सारी बीमारी हो, जैसे लाइक भेजा, तो ये सब हमें बीमारी हो जाएगी। तो कौन सा पोल्यूशन होगा? वाटर पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन, आपने कहीं पे शोर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो शोर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां पे साउंड पोल्यूशन होगा। जैसे डीजे बजता है ना कहीं पे, तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती, किसी दूसरे को कोई आवाज चिल्ला रहा, तो जो चिल्लाता है उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, तो वहां पे कौन सा पोल्यूशन है? साउंड पोल्यूशन। इसके बाद है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपने देखा होगा कि कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारी जो एयर में मिक्स हो जाता है। तो जब एयर में मिक्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा? हार्म करेगा हमारे फेफड़ों को, लंग्स को, तो जिसके कारण लंग्स कैंसर हो सकता है। तो एयर पोल्यूशन। तो आप कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं? वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, और साउंड पोल्यूशन भी होता है। ग्रीन पोल्यूशन नहीं होता। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या है? ग्रीन पोल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। NAPS स्टैंड फॉर, यानी NAPS क्या है? NAPS क्या होता है? NAPS क्या होता है? ये होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये दो जगह लिखा हुआ है, ठीक है, ये दो जगह है।
क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। तो NAPS क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, यानी 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है वो पारित हुआ था, और नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम ये क्या है 1961 से लागू हुआ था। ठीक है, तो NAPS की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, कहाँ में होते हैं, हरित क्रांति में, वाटर रिवॉल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन और फूड रिवॉल्यूशन। तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो किसमें होते हैं, वो होते हैं इंडस्ट्री, किसमें होंगे, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, किसमें होंगे, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। आपने देखा होगा नई नई चीजें आ रही है आज के टाइम में, क्या आ गया, AI, क्या आ गया, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इससे पहले कोई और टेक्नोलॉजी थी, अब आने वाले टाइम में AI के बाद भी कोई और टेक्नोलॉजी आएगा, अभी तो कुछ समय तक AI ही चलेगा। ठीक है, तो इस सवाल में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है, किसमें होता है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है ये, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कौन सी सदी में हुई थी, पहली औद्योगिक क्रांति, ठीक है, की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी। तो इसका इस सवाल का राइट आंसर है 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी। अब है 1956, ठीक है, 1951 से लेके 1956 से लेके 1956 तक सबसे पहले क्या हुआ था, ये चेंजेस स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हुई थी 1951 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या रहा है, हार्ड स्किल क्या है, हार्ड स्किल क्या है, कठिन परिश्रम क्या होता है, कठिन कौशल क्या होता है, सॉरी, क्विक लर्नर मतलब जो जल्दी से सीखने वाला, ठीक है, वो हार्ड स्किल होगी, या टाइम मैनेजमेंट हार्ड स्किल होगी, 60 वर्ड प्रति मिनट स्पीड टाइपिंग अगर आप करें 60 वर्ड प्रति मिनट, क्या वो हार्ड स्किल होगी, या स्पोकन इंग्लिश हार्ड स्किल है। ठीक है, तो इनमें से जो हार्ड स्किल क्या है, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, टाइपिंग वाला, कौन सा है, टाइपिंग वाला, 60 वर्ड पर, ठीक है, 60 वर्ड पर मिनट, 60 वर्ड पर मिनट, वो क्या है हमारे पास, हार्ड स्किल में आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। टू ग्रो योरसेल्फ यू मस्ट, ठीक है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप अपने आप को विकसित करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो अपने आप को, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, नो योर ऑफिस, अपने ऑफिस के बारे में जानकारी रखोगे, दूसरा खुद को जाने, तीसरा नो योर इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट को जाने, नो योर कंट्री, अपने देश को जाने। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको अपने आप को विकसित करना है तो आप क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, खुद को जानेंगे, किसको जानेंगे हम, खुद को, ठीक है, अपने आप को अगर हमें विकसित करना तो अपने आप को जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या हमें इनोवेट करना है, ठीक है, क्या क्या हम आगे और कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, अगर हमें खुद को डेवलप करना है तो सबसे पहले अपने आप को ही जानना होगा कि हम कौन है या हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, तो क्या टाइम मैनेजमेंट का अभी हिंदी में अगर आपको पता लगे कि टाइम मैनेजमेंट मतलब है समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन आपने देखा होगा, आप मान लिया आप कॉलेज आ रहे हो तो आप रोज डेली आप टाइम मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, आपने क्या किया कि सुबह आप उठे, आपको पता है कि आप 10 बजे आपको कॉलेज में आना है, तो 10 बजे से पहले पहले आप सारे काम निपटा लोगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो टाइम टू टाइम काम करना वही क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना काम समय से पूरा करेंगे, यही क्या है हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट का, कि अपना काम समय पे पूरा करें। अगला देखते हैं।
एक रिज्यूम जो है वो कैसा होना चाहिए। एक रिज्यूम, अगर आपने रिज्यूम बनाया है कभी, ठीक है, तो एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? शॉर्ट, छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन होना चाहिए, या फिर लंबी और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, या फिर संक्षिप्त और संक्षेपण होना चाहिए, यानी हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन, मतलब उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो शॉर्ट वाला तो नहीं होगा, ठीक है, और इसमें लंबी जानकारी देंगे क्योंकि इतना कौन पढ़ेगा। अगर हम विस्तृत में अपने बारे में लिख देंगे तो जो हमारा रिज्यूम है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, मतलब बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमने दी वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए और छोटा होना चाहिए। कंटेंट क्या है, छोटा, ताकि जो आपके सामने बैठा है, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, उसको आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लग सके, ठीक है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन कैसा होनी चाहिए, शॉर्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए। तो सवाल का राइट आंसर क्या है, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, मतलब कि किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब आपने कोई चीज, एक पेपर पे कोई चीज लिखी है, ठीक है, आपको कोई काम दिया गया, सपोज दैट कोई काम दिया गया, एक पेपर पे लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, उसको कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर था, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन। सीवी क्या होता है, करिकुलम वाइटा, ठीक है। ठीक है, करिकुलम वाइटा। अब ये क्या होता है, एक होता है रिज्यूम, क्या होता है रिज्यूम, और एक होता है करिकुलम वाइटा। ये दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको काम दिया गया है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, जो जिम्मेवारी आपको दी गई है उसको बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। सीवी और रिज्यूम दोनों एक ही चीज है। जॉब एप्लीकेशन क्या होगा, जब आप किसी जॉब के लिए आवेदन करते हो तो वही जॉब एप्लीकेशन है। जैसे अभी वैकेंसी आई और वैकेंसी में आपने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो वो क्या होगा आपके लिए, जॉब एप्लीकेशन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जब आपको किसी इंटरव्यू से कॉल आती है तो आपका अगला चरण क्या होगा, ठीक है, आपका अगला चरण क्या होगा या अगला कदम क्या होगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आप क्या करोगे, सेंड एप्लीकेशन लेटर, कोई आवेदन पत्र भेजोगे, एक रिज्यूम तैयार करोगे, साक्षात्कार में जाएंगे या फिर रिज्यूम भेजेंगे, ठीक है। जब आपको कॉल आती है बच्चों, जब आपको कॉल आती है कहीं से भी या ईमेल आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रिज्यूम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिज्यूम बनाएंगे। और रिज्यूम कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना रिज्यूम बनाएंगे। रिज्यूम बनाने के बाद ही हम किसी को सेंड कर सकते हैं। रिज्यूम बनाने के बाद ही तो सेंड करेंगे। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा, रिज्यूम बनाएंगे। इंटरव्यू की कॉल आने के बाद अगला कदम क्या होगा हमारा, रिज्यूम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज अ सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक, दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द चुने, ठीक है। तो बोला है एनिमल डू यू लाइक, मतलब एनिमल डू यू लाइक अगर इसकी बात करेंगे हम तो हम ये कह रहे हैं कि किसी जानवर की बात कर रहा है, किसी जंतु की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जंतु है जिसको आप पसंद करते हो, यानी इसमें क्या आएगा, विच, क्या आएगा, विच, यानी विच एनिमल डू यू लाइक, क्या आएगा, विच एनिमल डू यू लाइक, मतलब आप कौन सा जानवर पसंद करते हो, ठीक है। इसका शुद्ध मीनिंग ये होगा। WH वर्ड इसमें कौन सा आएगा, विच है। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है सवाल कि दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का
चयन करें रोहन, डेविड और राम ठीक है लुका छुपी खेल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इसमें हमें लगाना है। ठीक है, रोहन इन द गिवन सेंटेंस, तो रोहन के बाद क्या आएगा? ठीक है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो रोहन के बाद कौन सा आएगा? रोहन के बाद आएगा कोमा। क्या आएगा? कोमा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कोमा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इस सवाल का? कोमा। ठीक है, तो कोमा कहां लगेगा? कोमा कहां लगेगा? राम और डेविड के बीच में कोमा लगेगा। ठीक है, ये जितने भी आपको दिखा रखे हैं ये सब क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स है। क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, हाउ हैव यू बीन। इसका मतलब क्या होता है? हाउ हैव यू बीन का मतलब है कि आप कैसे हो। ठीक है, तो आप कैसे हो तो आप क्या बताओगे किसी को? वेरी वेल एंड यू। क्या बोलोगे? वेरी वेल एंड यू। आपसे किसी ने पूछा हाउ हैव यू बीन, मतलब आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे? सर थैंक यू एंड यू, धन्यवाद आपका और आप। ठीक है, सेम टू यू बोलोगे या ऑन वेकेशन एंड यू। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेल एंड यू। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप कैसे हो तो मैं कहूंगा वेरी वेल, मैं ठीक हूं, एंड यू, आप कैसे हो। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। अगर कभी भी कोई किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करोगे? ठीक है, सही प्रतिक्रिया चुननी है। इन द होटल, कब होगा एक्सीडेंट? इन द होटल, होटल में होगा। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब एक्सीडेंट हो सकता है। एट 10:30 10 to 30, लास्ट नाइट, मतलब पिछले लास्ट नाइट, ऑन द टेबल पर, तो कब होगा? सही चुनना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब? ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, किसमें होगा? जब हम ट्रैवल करेंगे तभी एक्सीडेंट होने की संभावना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे क्रिया का सही काल चुनना है कि यहाँ पे है आई, ये आई यहाँ पे है, सॉरी आई, फिर डैश है, म्यूजिक, व्हेन आई वाज चाइल्ड। मतलब क्या है इसका कि जब आई वाज चाइल्ड, मैं छोटा था, जब मैं छोटा था तो क्या करता था? म्यूजिक सुनता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आई हैड लर्न म्यूजिक व्हेन आई लर्न आएगा, सॉरी आई लर्न म्यूजिक। ठीक है, मैं म्यूजिक सीखता हूं व्हेन आई वाज चाइल्ड। में सॉरी गलत हो गया, इस साल का राइट आंसर होगा आई हैड लर्न म्यूजिक, यानी मैं म्यूजिक सीखता था कब? व्हेन आई वाज चाइल्ड। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी एक है कि अगर पहला पार्ट हमारा पास्ट में बन रहा है तो दूसरा भी किसमें बनेगा? पास्ट में ही बनेगा। ठीक है, अगर पहला सेंटेंस इतना, ठीक है, वो किसमें बन रहा है? हमारा पास्ट में बन रहा है, तो दूसरा भी पास्ट में ही बनेगा। तो आई हैड लर्न म्यूजिक, यानी मैंने कब सीखा? म्यूजिक सीखा जब क्या था? मैं आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैं म्यूजिक सीखता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर बताइए क्या होगा? वो बोल रहा है कि करिकुलम वाइटा इज आल्सो नोन एज, करिकुलम वाइटा को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं इसका? रिज्यूमे। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिज्यूमे। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? रिज्यूमे। मैंने बताया आपको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, अभी वैकेंसी आई हुई है, आप फॉर्म भरोगे तो जॉब एप्लीकेशन है। लीव एप्लीकेशन, आपको छुट्टी लेनी है किसी से तो लीव एप्लीकेशन। और सर्कुलर क्या होगा? सर्कुलर जिसको बोलते हैं, सर्कुलर कोई ऑफिस के द्वारा कोई भी पत्र निकाला जाता है तो उसको सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक। बोल रहा है रिक्त स्थान में तुलनात्मक विशेषण बने। विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं कि जो किसी सेंटेंस की विशेषता बताता है। ठीक है, क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे
योर पेंसिल इज डैन। अब क्योंकि यहाँ पे डैन आ गया तो इसका मतलब कंपेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपेयर। तो यहाँ पे जो डिग्री यूज होगी वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। कौन सी होगी? कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन कौन सी होती है डिग्री? इंग्लिश में डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो डिग्री आर थ्री टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री है, जैसे आपने लिखा गुड, ठीक है, तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। फिर इसके बाद है कंपैरेटिव बेटर। क्या आएगा? बेटर। और इसके बाद लास्ट वाली जो होती है वो होती है बेस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे पास? गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर मुझे पता लगता है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है जिन वर्ड के बीच लास्ट में आर आ जाए। क्या आ जाए? आर। जैसे यहाँ पे शार्प है, ठीक है, यहाँ पे ब्लंट है, यहाँ पे थिक है, तो यहाँ पे क्या है? शार्पर, यानी आर है लास्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा शार्पर। ऐसे पहचान सकते हैं शार्पर, ठीक है। जैसे लार्जर होता है, लार्ज, ठीक है, लार्ज, लार्ज, लार्जर, ठीक है। तो तीन शब्द होते हैं हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ड। इसमें बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक में हमें फ्यूचर टेंस में कोई वर्ड, हमें वर्ब, फ्यूचर टेंस वर्ब हमें लगानी है। फ्यूचर में क्या आता है? विल और शैल। क्या आएगा? विल और शैल। फ्यूचर टेंस में क्या आता है? विल और शैल आता है। तो फ्यूचर टेंस की बात करो तो फ्यूचर में वेंट तो आएगा ही नहीं, ठीक है, इसमें ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और विल और विल गो आएगा, ठीक है। ये दो बार लिख दिया भाई साहब हमने, ठीक है, ये दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? विल, क्योंकि फ्यूचर में क्या आएगा? शैल और विल ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल का राइट आंसर है विल, यानी वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी खाना खाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? जू जाएंगे, ठीक है। जू माने चिड़ियाघर। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। अगर हम वर्क प्लेस का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ पूछा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लाभ पूछा है, वर्क प्लेस पे क्या होगा? अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में। कम्युनिकेशन दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेशन दो प्रकार की होती है। नंबर एक फॉर्मल और एक होती है हमारे पास इनफॉर्मल। क्या होता है? इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। आप अपने से बड़े के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल तहजीब से बात करोगे, ठीक। आप अपने किसी सीनियर के साथ बात कर रहे हो या किसी ऑफिस में आप किसी अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कैसे बात करोगे? लहजे से बात करोगे, रेस्पेक्ट के साथ बात करोगे। तो वो जो कम्युनिकेशन है, उस प्रकार की जो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल मान सम्मान और इज्जत बिल्कुल तरीके से वो जो बात होगी वो होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन। कैसी होगी? फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आप दो दोस्त हो तो आपस में जो बातचीत करोगे, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच, वो होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पे, ठीक है, क्या होगा? तो सबसे पहले लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। दूसरा, कार्यस्थल पर चीजों को और अधिक आधिकारिक बनाता है। कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बना तो सख्त वाला तो सवाल का राइट आंसर हो नहीं सकता। लोगों को कम बात करने देता है, ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पर अगर हम काम कर रहे हैं तो सबको साथ मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। तो सवाल का राइट आंसर क्या था? हेल्प पीपल वर्क टुगेदर बेटर, ठीक है। जब हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्यार से बात करेंगे तो क्या होगा? हमारा काम भी अच्छा होगा, लोग जुड़ेंगे हमसे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन, किसी को वन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज
एन इनफॉर्मल कन्वर्जेशन विद अ कोवर्कर, अगर हम किसी कोवर्कर के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होगा, कंपनी में उसकी भूमिकाओं के बारे में पूछेंगे हम, ठीक है, उसके घर के बारे में पूछेंगे, उसके अनुभव के बारे में पूछेंगे, ऑफिस टाइमिंग के बारे में पूछेंगे। हम क्या करेंगे, कंपनी में उसकी भूमिकाओं के बारे में पूछेंगे, इसकी कोवर्कर की, ठीक है। किसी को कोवर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वेंशन में दी गई जानकारी इनमें से क्या है, ठीक है, वो जानकारी क्या है, कंपनी में उसकी भूमिकाओं के बारे में जानेंगे कि कंपनी में उसने अभी तक क्या क्या काम किया है, ठीक है। अगर वो नया आया है तो उसके पिछले काम के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसने पीछे क्या क्या काम किया है और किन किन कामों में वो दक्ष है, ठीक है। आगे कर चलते हैं। एक सवाल हो रहा है कोवर्कर से, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है। अगर कोई सहकर्मी आपसे कोई सहायता मांगता है, ठीक है, अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, आपका ही कोई सहकर्मी, कोई कलीग, आपका दोस्त, ठीक है, आपसे मदद मांगता है तो आप क्या करोगे। ऑप्शन है कि आस्क यू डोंट इवन नो दिस मच, पूछो तुम्हें इतना भी नहीं पता, आप उसको ऐसे बोलोगे, नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई एम टू बिजी राइट नाउ, आप उसको ये बोलेंगे मैं बहुत बिजी हूं अभी, तो नहीं बोलोगे। श्योर आई कैन हेल्प, पक्का मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। व्हाट डू यू नीड, जब आपकी क्या हो, जरूरत हो, तो यही करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि कोई अगर हमसे कोई हेल्प मांगता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। गांव में कैसे बोल देते हैं हम, ईमेल को नहीं भेजेंगे हम, नहीं, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या था, अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो पक्का मदद करेंगे हम उसकी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कि व्हाट इज वर्क प्लेस एटिकेट, मतलब कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है, शिष्टाचार क्या है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं पहले, काम के बाहर रोजमर्रा के शिष्टाचार गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रोफेशनलिज्म, यही हमारा एटिकेट है। क्या है हमारे पास, यही हमारे पास एटिकेट है। एटिकेट का मतलब है हम किस तरीके से बिल्कुल सहनशीलता के साथ जो काम करते हैं वही हमारा एटिकेट है, ठीक है, शिष्टाचार इसको बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म, यही सब क्या है हमारे पास, यही हमारा शिष्टाचार है, ठीक है। सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक तो रह नहीं सकते हम, ठीक है, अनौपचारिक रहेंगे नहीं, गोसी बात करेंगे उनके साथ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बस काम की चीजें हैं, सिर्फ काम से ही मतलब होगा हमें जब हम कहीं पे होंगे, ठीक है, वही हमारा शिष्टाचार बताता है। हम किसी से कैसे मिल रहे हैं वो हमारा क्या है, शिष्टाचार है। हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं वो सब हमारा शिष्टाचार है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर, मतलब अगर आप किसी स्थान पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछा है इसमें कि नियमित रूप से काम करने में देर होना, ठीक है, कार्यस्थल पर उचित व्यवहार क्या माना जाएगा। आप नियमित रूप से काम करने में देर करोगे, आप काम कर रहे हो तो देर नहीं करेंगे, तो ये सवाल का राइट आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फोन पर ऊंची आवाज में बात करना, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो नहीं सकता, ये वाला नहीं हो सकता। मीटिंग के दौरान दूसरों को बीच में रोकना, ये भी गलत है, शिष्टाचार नहीं है। स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना, यही सवाल का राइट आंसर होगा। हम क्या करेंगे, अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बातें करेंगे फोन पर बार बार, नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। मीटिंग के दौरान किसी को इंटरप्ट करेंगे हम, इंटरप्ट का मतलब किसी को बीच में रोकेंगे, तो ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखेंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है, वन ऑफ द गुड वर्क प्लेस स्किल्स, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कार्यस्थल को साफ सुथरा रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। फोन पर ये वही सवाल लग रहा है मुझे, ठीक है, नहीं ये अलग है, ये वाला गलत है। डेस्क पर बार बार टैप करेंगे, मतलब आपने देखा वो संसद में से बैठ के टैप करते रहते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है।
गलत है। समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना, ये भी गलत है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से क्या है? मेंटेन ए क्लीन वर्क प्लेस होगी, मतलब कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना, यही हमारा काम है। आगे सवाल बोल रहा है इनमें से कौन सा, ठीक है, किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है? ठीक है, ये एटिकेट्स वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने लगभग हर चैप्टर को टच किया है और सभी से एक मैराथन बिल्कुल लेके आया हूँ, बहुत अच्छी मैराथन लाया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल इस सवाल का आंसर दो। किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्यस्थल पर शिष्टाचार को दर्शाता है? ठीक है, अगर आप मीटिंग में हो, ठीक है, अगर आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में हो तो क्या करोगे आप? फोन की जांच करना और मैसेज को उत्तर देना। मीटिंग में फोन अलाउड होता है? नहीं, तो ये तो होगा नहीं उत्तर इसका। ठीक है, चैटिंग विद कोवर्कर्स, चैटिंग करेंगे फोन पे? नहीं। इंटरेक्ट तो करेंगे नहीं किसी को भी हम बीच में, मीटिंग में स्पीकर को बीच में रोकेंगे कि रुको मैं भी जा रहा हूँ कहीं पे बाहर, ऐसे नहीं करेंगे ना, तो ये सवाल का उत्तर ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में पढ़ेंगे, फोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पर रखेंगे और डिस्कनेक्शन सक्रिय रूप में भाग लेंगे। ठीक है, बिना किसी डिस्कशन के हम क्या करेंगे? सक्रिय रूप से एक्टिव हो जाएंगे। कोई मीटिंग होगी तो मीटिंग को अच्छी तरह से अटेंड करेंगे। तो वही पूछा था ऑफिशियल मीटिंग में हम क्या करना, हमें क्या करना चाहिए? फोन की जांच करना और मैसेज को उत्तर देना। ठीक है, हम बार बार फोन देखेंगे अपना, ठीक है, तो ये गलत है ना। दूसरा, चैटिंग करेंगे, वो भी गलत है। तीसरा, मीटिंग में स्पीकर को बीच बीच में रोकेंगे, जो बोल रहा है उसको रोकेंगे बीच बीच में, ये भी गलत है। तो ये क्या आएगा? अपने फोन को साइलेंट मोड में रख देंगे और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है कि यदि सहकर्मी किसी अन्य सहकर्मी के बारे में मेगासिप कर रहे हैं, मतलब गोसिप कर रहे हैं, सो ये गलती थोड़ा सा हो गया है। अगर गोसिप है, यदि सहकर्मी किसी अन्य सहकर्मी के बारे में बातें कर रहा है, गोसिप कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या करोगे? अगर आप दो व्यक्ति हो, एक जगह काम कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखा है कि फील करना चाहिए कि गोसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, ये हो सकता है उत्तर। ठीक है, दूसरा, कन्वर्सेशन में शामिल होना और जारी रखना, ये तो गलत है कि आप गए सुलह करने के लिए दोनों में, आप भी उनकी बातों में लग गए, तो वो चीज तो गलत है। इसके बाद किसी अन्य सहकर्मी को गोसिप के बारे में बताना। ठीक है, अन्य सहकर्मी को गोसिप के बारे में बताना, देखते हैं, ये हो सकता है। गोसिप सुनना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे लिखा है कि फील करना चाहिए, आप फील करना चाहिए मतलब आप मजे ले रहे हो उन दोनों के बीच, तो ये भी गलत है। गोसिप करना चाहिए, गोसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, ये भी गलत है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि किसी अन्य सहकर्मी को गोसिप के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, मतलब जो अपना सीनियर होगा उसको बताएंगे गोसिप के बारे में कि वे आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? अच्छी टीम वर्क का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी में 25 आदमी काम कर रहे हैं या 20 आदमी काम कर रहे हैं, आप सब एक ही टीम में है, तो अच्छी टीम कब माने जाएगी? चलिए देखते हैं। सारे विचार अपने तक ही सीमित रखना। मान लिया आपके अंदर कोई आइडिया आया, आपने अपनी टीम को बताया नहीं, ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यह है कि सारे विचार जो आपने सोचा वो सिर्फ अपने तक ही रख लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये चीज तो गलत है। टीम के साथ साथ करके प्रयासों की आलोचना करना, मतलब कि आपने कोई चीज सोची और किसी दूसरे ने सोची, तो आपने क्या करा? जो उसने सोचा तो उस सोच को आपने क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। ठीक है, आलोचना कर दी उसकी, तो ये भी नहीं होगा। एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, तो यही सवाल का आंसर है। ठीक है, ये सवाल का क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर 3। और देखो इसमें लिखा है दूसरों के विचारों और राय को नजरअंदाज करना नहीं। अगर आप ग्रुप में हो, किसी भी ग्रुप में काम करते हो, तो हर व्यक्ति को आपको देखना होगा कि इसका आइडिया क्या है, इसका आइडिया क्या है। ठीक है, फिर सभी आइडियाज को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला जाता है, वो होगा फाइनल आइडिया। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? एक अच्छी टीम वर्क कब होगा? ठीक है, जब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ये वाला उत्तर है, समान लक्ष्य, एक लक्ष्य एक होगा और काम सब मिलकर करेंगे। क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द टीम वर्क? एक टीम वर्क के लिए क्या चीज आवश्यक है? टीम वर्क अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? पैसा आवश्यक है,
या प्रॉपर कम्युनिकेशन आवश्यक है, कन्फ्लिक्ट हो, आर्गुमेंट करनी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, ये ठीक है, या आसान टास्क। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा प्रॉपर कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन, बातचीत करते रहेंगे एक दूसरे के साथ कि ये आइडिया है मेरे दिमाग में, तुम्हारे पास ये आइडिया है, तो इन दोनों आइडिया को मिला के क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इस सवाल का आंसर क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेंगे अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या रहा है, while working on a project with other teammates, which of these make a good team player? टीम के अन्य साथियों के साथ, टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है, ठीक है। क्या बोला है, टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है, कौन बनेगा अच्छा टीम प्लेयर। जब दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनते तो गुस्सा आना, ये गलत है, ठीक है, ये लक्षण नहीं है टीम प्लेयर में, गुस्सा आ जाएगा। टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए आइडिया शेयर करना, ये हो सकता है। यह सोचना कि हम कभी गलती नहीं कर सकते, गलत है, गलती सभी से होगी, क्योंकि इंग्लिश में भी एक कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य गलतियों का क्या होता है, पुतला, ठीक है, गलतियां होगी। फिर बोल रहे हैं टीम के साथियों और आइडियाज और ओपिनियन को क्या सुनना नहीं। जब हम किसी टीम में काम करते हैं, किसी ग्रुप में काम करते हैं, तो हमें एक दूसरे की बातें क्या करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, ठीक है, विचार करना पड़ेगा, नए नए आइडियाज लाने पड़ेंगे। फिर सवाल का क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। हम क्या करेंगे, टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए आइडियाज शेयर करेंगे, नए नए आइडियाज, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति जब भी ग्रुप में काम करता है, टीम में काम करता है, तो क्या करेगा, एक आइडिया उसके पास होगा, एक आइडिया इसके पास होगा। मान लिया 10 व्यक्ति है तो 10 के पास 10 आइडियाज होने चाहिए। उसमें क्या होगा, सभी 10 आइडियाज को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला जाता है और वही फाइनल आइडिया होता है। तो वही सवाल का आंसर था, टीम को तेजी से काम करने के लिए एक आइडिया शेयर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सवाल में कि योर टीम हैज कंप्लीटेड ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक किया है, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया था, वो अब आपने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए, अब आप अपनी जो सेलिब्रेशन है वो कैसे मनाओगे, ठीक है, सेलिब्रेट कैसे करोगे। तो उसमें बोल रहा है कि यह कहना चाहिए कि तुमने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तो गलत है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना नाम थोड़ी ना लूंगा, क्योंकि वो पूरी टीम का काम था, तो इसलिए सभी पूरी टीम को श्रेय जाएगा उसका, तो अकेला नहीं ले सकता, ठीक है। किसी भी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराना चाहिए, गलत है। सेलिब्रेट क्या करें और अगला काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो इस सवाल का ये भी आंसर नहीं हो सकता और यही आंसर इसका फाइनल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं किसी काम को करता हूँ और मुझे उस काम में सफलता मिल गई और वो काम मैंने टीम वर्क के साथ किया है, यानी अपने टीममेट के साथ किया है, तो मैं सेलिब्रेट करना है मुझे उसको, तो मैं कैसे करूंगा, सभी को धन्यवाद करूंगा, ठीक है, सभी को धन्यवाद करूंगा मदद करने के लिए, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ टीममेट इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर असाइन्ड टास्क, अगर कोई टीम है, टीममेट है, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा, ठीक है, उसने कोई टास्क लिया है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी वो, तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई टास्क लिया है, कोई काम लिया है, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो ये विकल्प उनके संघर्ष को नजरअंदाज करके और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि टीम में कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उनके संघर्ष को नजरअंदाज करके और अपने, ये तो गलत है क्योंकि नजरअंदाज तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम टीम में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है।
उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और स्मार्ट सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। बिल्कुल यही करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, सपोर्ट ऑफर करेंगे। क्रिटिसाइज तो करेंगे नहीं हम, आलोचना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। योगदान की कमी के बारे में सुपीरियर से कंप्लेंट भी नहीं करेंगे यार, ये चीज तो गलत है, ठीक है। जब आप किसी टीम में कर रहे हो तो सभी का गोल एक होना चाहिए, ठीक है। सभी का गोल क्या होना चाहिए, एक। चलिए बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर होगा आप किन तरीकों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं। ways in which you can improve your technology skill, ठीक है। हार्ड हैंड वर्क, हस्तकला से, रीडिंग किताबें पढ़ के आप, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल में आप सुधार कर सकते हो अपनी। सोशल वर्क तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, किताबें पढ़ के भी नहीं हो सकता, और हस्तकला भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल टूल, ये सब हम इनका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, स्किल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सपोज दैट कि मुझे किताब में लिखा है कि ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में आपने किताबी ज्ञान ले लिया, लेकिन आप प्रैक्टिकली नॉलेज कहाँ से लोगे, ठीक है। आप सर्च करोगे उसे सोशल मीडिया पे, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे आप उसे, यूट्यूब पे आपको पता लगेगा कि हाँ कि ओम्स लॉ में क्या क्या यूज होगा। तो ये सब चीजें हैं। ऑनलाइन डिजिटल टूल, जैसे आपने एक पोर्टल है ITI में, सिद्ध पोर्टल, ठीक है, तो सिद्ध पोर्टल यानी स्किल इंडिया डेवलपमेंट हब, ठीक है, तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट हब पे आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। वहाँ पे नए नए कोर्स हैं, अब उनमें कोर्स में एनरोल होके आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, गिग क्या है, गिग इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी क्या है, ऑप्शन है इसमें, गिग इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम रूप से कार्य करते हैं, यही सवाल का आंसर है। इंडियन इकोनॉमी है नहीं, फॉरेन इकोनॉमी है नहीं, रेगुलर जॉब है नहीं, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है। गिग इकोनॉमी एक ऐसा श्रम बाजार है जिसमें अल्पकालिक, लचीली और फ्रीलांस कार्य व्यवस्थाएं होती हैं जो अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप द्वारा सुगम बनाई जाती है। यह पारंपरिक दीर्घकालिक रोजगार से हटकर है, जिससे स्वतंत्र श्रमिक मांग के अनुसार विशिष्ट कार्य या गिग्स कर सकते हैं। इसके सामान्य उदाहरणों में राइड हैंडलिंग, फूड डिलीवरी जैसा भी करते हैं, फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग शामिल है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, गिग है। क्या है, गिग एक श्रम बाजार है जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ काम करते हैं, उसका आपको पैसा। बताइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है। स्वरोजगार मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अपने आप से स्टार्ट कर सकते हैं, वह रोजगार जो अपने आप से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है ना, फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, आपने कोई भी टेलर का काम कर लिया, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस है, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बुटीक ओनर है, ठीक है, बुटीक ओनर मतलब किसी ने अपना बुटीक खोल लिया, तो वो भी क्या है हमारे पास हो सकता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है होम कैटरिंग सर्विस, आप खाना किसी को डिलीवर कर रहे हो, तो वो क्या है हमारे पास, होम कैटरिंग सर्विस। इसके बाद स्वरोजगार में तीन हो गए, तो मतलब विकल्प सारे सही है। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि माइग्रेशन का मतलब क्या है। माइग्रेशन ऑफ वर्क मीन्स, सपोज दैट आपने एक कंपनी ज्वाइन करी, 2 साल तक आपने उसमें काम किया, 2 साल काम करने के बाद आपने क्या किया, वो कंपनी छोड़ दी, और छोड़ने के बाद आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो इसे बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ वर्क प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में पूछा है कि माइग्रेशन ऑफ वर्क मीन्स, इसका मतलब क्या है, शिफ्टिंग द इंडस्ट्री, और लोगों को स्थानांतरित करना, गोइंग टू ए डिफरेंट प्लेस टू फाइंड ए जॉब, शिफ्टिंग ऑफ प्रोफेशन नहीं, वर्किंग इन डिफेंस नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं, और उद्योग को स्थानांतरित, और उद्योगों को हम कर सकते हैं कभी इंडस्ट्री को शिफ्ट नहीं। तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा, गोइंग टू ए डिफरेंट प्लेस टू फाइंड ए जॉब, मतलब किसी और जगह जाकर हमें जॉब ढूंढना, वही क्या कहलाता है, माइग्रेशन ऑफ वर्क, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
क्या रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर टू थिंक अबाउट बिफोर माइग्रेटिंग, प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या है। सपोज दैट आपने कंपनी में जॉब की और जॉब करने के बाद आप उस कंपनी को लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हो, तो छोड़ने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। या आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो किसी कंपनी को, सोच रहे हो कि अब मैं यार ये जॉब छोड़ दूं, ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले क्या विचार करोगे इनमें से। इजी जॉब, आसान कार्य, पर्यटन स्थल, जीवन यापन की लागत या स्वतंत्रता। प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या है, ठीक है। पर्यटन स्थल का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीवन यापन की लागत, ठीक है। आप ये देखेंगे कि हम जो लाइफस्टाइल है हमारा, अगर हम इस दूसरी कंपनी को चूज करते हैं तो पैसे के लिए यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पैसे अगर हमें 10,000 रुपये मिल रहे होंगे इस कंपनी में, तो दूसरी कंपनी में हमें क्या मिलेगा, पैसे बढ़ के मिलेंगे, तभी तो छोड़ेंगे किसी कंपनी को हम। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो हमारे जीवन यापन की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आसानी से तो जॉब मिल लेगी, ये चीज तो गलत है, स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्किल इंडिया क्या है, ठीक है। स्किल इंडिया डिजिटल, स्किल इंडिया है क्या चीज, ठीक है। अभी मैंने बताया सिद्ध पोर्टल आपको, स्किल इंडिया डिजिटल हब, उसमें क्या करते हैं हम, नए नए कोर्स में एनरोल होकर हम क्या कर सकते हैं, रोजगार के अवसर मिल सकते हैं हमें। तो वही है यहाँ पे पूछा है। और डिजिटल मूवी, एक डिजिटल मूवी है नहीं, एक प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग एंड करियर रिसोर्स, बिल्कुल यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सीखने के साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है ना, स्टेट का कोई मतलब है, तो वही सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि क्रिएट अ डिजिटल सीवी एंड शेयर इट विद अ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का मीनिंग क्या होगा, क्यूआर होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। क्यूआर कोड का मतलब क्या होगा, क्विक रेस्पॉन्स कोड, आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसा क्यूआर कोड ऐसा होता है, ठीक है। कहाँ देखा आपने, गूगल पे, फोन पे जो क्यूआर कोड है आप स्कैन करते हो, वही क्या है हमारे पास, क्यूआर कोड, ठीक है। वो कह रहा है कि डिजिटल सीवी बनाना और उसे क्यूआर कोड के साथ साझा करना क्या है, आपकी डिजिटल पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंटरव्यू स्किल है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो कह रहा है आपके साथ आपका डिजिटल आइडेंटिटी है। आपने एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आपने देखा होगा क्या, आपने देखा होगा, आपने आधार कार्ड के ऊपर आपके एक वो लिखा होता है क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आपकी सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। तो उसी के बारे में पूछा था कि डिजिटल सीवी बना रहे हो, क्यूआर कोड हम साझा कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो वो क्या बता देगा कि डिजिटल पहचान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेपरेटिंग पेपर एंड प्लास्टिक फ्रॉम अ बायोवेस्ट बिफोर थ्रोइंग देम अवे इज। अगर जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना है, ठीक है, मतलब कचरे से अगर हमें प्लास्टिक को अलग करना है तो वो प्रक्रिया क्या होगी, उसे क्रिएटिविटी कहेंगे, ग्रीन माइंडसेट बोलेंगे, सॉरी, इनोवेशन बोलेंगे या प्रोफेशनल कहेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ग्रीन माइंडसेट। क्या बोलेंगे, ग्रीन माइंडसेट बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्या है, ग्रीन माइंडसेट के लिए एक अच्छा अभ्यास क्या है, ग्रीन माइंडसेट के लिए एक अच्छा अभ्यास क्या है। तो टेकिंग नोटों का प्रिंट आउट, बहुत सारे प्रिंट आउट लेना, ठीक है। यूजिंग एयर कंडीशनर ऑल द टाइम, हर समय एयर कंडीशनर का उपयोग करना। कीप लाइट्स ऑन ऑल द टाइम्स, हर समय लाइट ऑन रखना। सेपरेट एंड रिसाइकिल वेस्ट, ठीक है। तो ग्रीन माइंडसेट अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। ग्रीन माइंडसेट क्या होता है, प्लास्टिक को कचरे से अलग करना। तो यही सवाल का राइट आंसर होगा, सेपरेट एंड रिसाइकिल वेस्ट, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो आई होप ये क्लास यहीं तक की थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है। हम आपके लिए और वीडियो, 1-2 वीडियो और लेके आएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और आज के लिए ये क्लास यहीं पर थी। थैंक यू, धन्यवाद।